हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक्नोलॉजी हब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकदम यूनिक, एकदम हटकर और एकदम अलग से स्कूल्स के बारे में। एंड आपने कभी नहीं देखा होगा इन स्कूल्स को एंड ना कभी सुना होगा इनके बारे में, बिकॉज दे आर जस्ट इनक्रेडिबल। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट दीज स्कूल्स, देन लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला स्कूल है ग्रीन स्कूल। ये स्कूल बेसिकली बाली, इंडोनेशिया में लोकेटेड है एंड इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ था इन 2008। ग्रीन स्कूल अर्थ को बचाने के मिशन पर है एंड इनका जो बेसिक मोटिव है वो यही है कि ग्रीन अर्थ क्लीन अर्थ। इस स्कूल को एनवायरमेंटल एक्शन के लिए वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइज़ के लिए टॉप 3 फाइनलिस्ट में नेम किया गया था। एंड ये इको फ्रेंडली स्कूल सोलर पैनल और हाइड्रो पावर जनरेटर को यूज़ करता है एंड इसकी मदद से ही इनके सारे ऑपरेशंस रन होते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आर्किटेक्ट्स ने स्कूल को पूरी तरह से बैम्बू से बनाया हुआ है, यानी कि कम्प्लीटली आउट ऑफ नेचर। नंबर 2 पर आता है फ्लोटिंग स्कूल। आप लोगों ने स्कूल्स को डेजर्ट में देख लिया होगा, जंगल में देख लिया होगा, पेड़ों पर देख लिया होगा, पर आप लोगों ने क्या कभी स्कूल्स को पानी में तैरते हुए देखा है? बेसिकली बढ़ते हुए पानी और ओवर पॉपुलेशन को देखकर लागोस, नाइजीरिया के आर्किटेक्ट्स ने अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करा, उन्होंने क्रिएटिवली थिंक करा एंड देन उन्होंने फ्लोटिंग स्कूल का कंसेप्ट निकाला। इस स्कूल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वुड से डिज़ाइन करा जाता है, क्योंकि वुड फ्लोट्स ऑन वाटर एंड नीचे उनके बेस में 256 रिसाइकल्ड प्लास्टिक बैरल्स को यूज़ किया जाता है ताकि वो अच्छे से फ्लोट कर सके लाइक अ बोट। इसका जो ट्रायंगुलर शेप रीजन है, इसकी वजह से हाई विंड से ये जो स्कूल है वो स्टेबल रहता है एंड ज़्यादा इधर उधर नहीं होता है। स्कूल फिनिश होने के बाद, यानी कि जब बच्चों की सारी क्लासेस फिनिश हो जाती है, तब इस स्कूल का जो लोअर हिस्सा यानी कि जो प्लेग्राउंड है उसको कम्युनिटी सेंटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है और लोग उसमें फ़िशिंग का आनंद ले सकते हैं। इसका जो मेन एम है वो है अफ्रीका के कोस्टल रीजन्स की पॉपुलेशन के लिए सस्टेनेबल, इकोलॉजिकल, ऑल्टरनेटिव बिल्डिंग सिस्टम का इंतज़ाम करना। नंबर 3 पर आता है ब्रिज स्कूल। अब आप लोगों को नाम से ये लग रहा होगा कि मे बी शायद ये स्कूल ब्रिज के नीचे है, पर ऐसा नहीं है, बिकॉज दिस स्कूल इज़ अ ब्रिज इटसेल्फ। यस, ये चाइना का एक ऐसा स्कूल है जो कि लिटरली एक ब्रिज की शेप में है एंड ये स्कूल 2009 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये प्रोजेक्ट ना कि सिर्फ एक स्कूल है बल्कि ये एक पूल भी प्रोवाइड करता है एंड साथ ही में एक स्पिरिचुअल सेंटर भी है। बेसिकली एक ऐसा डिज़ाइन बनाया गया है जो कि मॉडर्न और एंशिएंट का एक कॉम्बिनेशन है एंड इस डिज़ाइन का जो मेन कंसेप्ट था वो ये था कि जो ओल्ड विलेज कम्युनिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जाए और ट्रेडिशनल और कल्चरल वैल्यूज़ जो चाइना की है वो भी स्टूडेंट्स को सिखाई जाए मॉडर्न थिंकिंग के साथ। ये जो स्कूल है एक छोटे से नाले पर लटका हुआ है जो कि शाशी से होकर गुजरता है और गांव के 2 हिस्सों को जोड़ता है। स्कूल के नीचे एक वॉकवे है और शाशी के लोग बेसिकली इसको पानी को क्रॉस करने के लिए यूज़ करते हैं। सो गाइस, नंबर 4 पर आता है गैरी चेपित्से प्ले स्कूल। ये बेसिकली रुस्तवी, जॉर्जिया का एक किंडरगार्टन स्कूल है जो कि बहुत ही ऊंची उड़ान भर रहा है, क्योंकि बेसिकली एक एयरप्लेन के अंदर स्कूल बनाया गया है। जो स्कूल के हेडमास्टर यानी कि प्रिंसिपल हैं गैरी चेपित्से, उन्होंने लोकल स्टूडेंट्स के लिए एक ओल्ड जॉर्जियन रेलवे का जो एयरक्राफ्ट है यकलॉव 42 उसको क्लासरूम में चेंज कर दिया है। इस एयरप्लेन को टिबिलिसी एयरपोर्ट से लाया गया था एंड जो हेडमास्टर थे वो अभी कंसर्न थे कि शायद आइडिया ना चले एंड सक्सेसफुल ना हो, लेकिन कुछ पेरेंट्स की मदद से जो आइडिया है वो हिट हो गया। काफ़ी ज़्यादा रिफर्बिशमेंट के बाद एंड काफ़ी ज़्यादा चेंजेस के बाद जो कि एयरप्लेन में की गई, ये आइडिया पूरी तरह सक्सेसफुल था एंड ये एयरप्लेन बहुत ही अच्छे स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया। बच्चे बटन दबा सकते हैं, कॉपी पिच से बाहर देख सकते हैं और इंटरेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट का मज़ा भी उठा सकते हैं। ऑल एंड ऑल बहुत ही बढ़िया आइडिया था एंड बहुत ही अच्छे से काम भी कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द डेजर्ट स्कूल। जैसलमेर के कनॉय विलेज में लोकेटेड है ये डेजर्ट स्कूल। ये बेसिकली राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल है जो कि एक आर्किटेक्चरल चमत्कार है। इस स्कूल को डेजर्ट के अंदर बनाया गया है एंड डेजर्ट का एनवायरनमेंट चेक करने के बाद ही बनाया गया है। ये स्कूल 9000 स्क्वायर फीट के एरिया में बनाया गया है। इसमें सेंटर में एक सेंट्रल कोर्टयार्ड है जो कि स्टूडेंट के फादर ने डिज़ाइन किया था
ये बेसिकली थार डेजर्ट के बीच में लोकेटेड है, तो एसी की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये स्कूल स्पेशली जैसलमेर में पाए जाने वाले सैंडस्टोन से बना है, जो कि बिल्डिंग्स को ठंडी में ठंडा और गर्मी में गर्म रखता है। स्कूल की छत पर इलेक्ट्रिसिटी का सपोर्ट करने के लिए सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है। ये स्कूल बेसिकली एक ओवल शेप्ड स्कूल है और इसकी जो वॉल्स हैं वो ठंडी रहती हैं इसकी इसी स्ट्रक्चर की वजह से। ये वेस्टर्न और इंडियन इन्फ्लुएंस्ड मार्वल स्कूल न्यूयॉर्क के आर्किटेक्चर डायना केलॉग और माइकल जॉबे का 10 साल पुराना सपना था, जो कि अभी सच हो चुका है और इस स्कूल में 400 से ज़्यादा गर्ल्स पढ़ रही हैं। सो गाइज, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की टॉप 5 मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में, जो कि आपके होश उड़ा के रख देंगी। शायद इन प्लेसेस के बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा, तो आइए शुरू करते हैं इस रोमांचक वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, नंबर 5 पर आता है लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक मयोंग, असम। हमारे देश इंडिया में एक ऐसा गांव है जहां सालों से काला जादू किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, मयोंग गांव जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के असम राज्य का एक हिस्सा है। जिस प्रकार कुछ गांव खेती बाड़ी को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन ये गाँव तो काले जादू को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि मयोंग के लोग कई प्रकार का जादू कर सकते हैं। वो इस काले जादू का प्रयोग ना केवल अच्छे कामों के लिए करते हैं, बल्कि बुरे कामों के लिए भी करते हैं। ये काला जादू काफ़ी सालों से इस गांव में चल रहा है और मयोंग का संस्कृत में अर्थ है भ्रम, यानी कि माया। यहाँ के लोग काले जादू से सारे काम करने का दावा करते हैं। सुनने में तो अजीब लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। हमारी 4th जगह है कुलधारा, राजस्थान। इसको द अबेंडेंट विलेज भी बोला जाता है। ये गांव राजस्थान में स्थित है एंड ये गांव भूतों के गांव के नाम से भी जाना जाता है। ये गांव 1136 में बसा था एंड इस गांव में 640 घर बसते थे। इस गांव की वजह से इसके आसपास वाले गांव भी एक टाइम पर खाली हो गए थे। इस गांव में भी जादू वगैरह किया जाता था और कहने को तो इस गांव का नाम रहीजों के गांव में लिया जाता था। इस गांव में पलिवाल ब्राह्मण जाति के लोग रहते थे। यहाँ के लोगों में ऐसी पावर थी कि वो रेगिस्तान जैसे इलाके में भी पानी इकट्ठा कर लेते थे बड़ी ही आसानी से। ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात है, हमें भी ये बहुत शॉकिंग लगी। अगर आपको लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। कोडिनी, केरला, द ट्विंस टाउन। इंडिया में कई गांव फेमस हैं अपनी फसलों के लिए, अनाजों के लिए, लिटरेसी के लिए, लेकिन ये गांव तो फेमस है इनके ट्विंस बच्चों के लिए। केरला के इस गांव को ट्विंस विलेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस गांव में है जुड़वा बच्चों की फौज। जी हाँ, इस गांव में 550 से भी ज़्यादा ट्विंस रहते हैं एंड ये जुड़वा बच्चों का सिलसिला कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई वरदान हो इस गांव को। इस चीज़ के ऊपर बहुत रिसर्च हो चुकी है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन आज तक किसी को सही से नहीं पता चल पाया कि एक्चुअल में इसका असली कारण क्या है। मास बर्ड सुसाइड जोन यानी कि जतिंगा, असम। दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आज तक साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाए और उनके लिए सीक्रेट बनी हुई है, जिसमें से एक है ये गांव जो कि असम में स्थित है। इस गांव में सितंबर और अक्टूबर के महीने के दौरान हर साल बड़े पैमाने पर पंछी आत्महत्या करते हैं। इन दिनों में ऐसे हादसे काफ़ी बढ़ जाते हैं और शाम के समय यहाँ काफ़ी धुंध रहती है और साथ ही साथ तेज़ हवाएं भी चलती हैं। पंछियों की आत्महत्या करने का समय लगभग शाम 7 बजे से रात तक 10 बजे तक रहता है। पंछी आसमान से किसी चीज़ की तरह गिरते हैं और गिरकर ज़मीन पर मर जाते हैं। आज तक इसका रहस्य कोई नहीं सुलझा पाया एंड ये बहुत ही सस्पेंस की बात है। फर्स्ट नंबर पर है द स्केलेटन लेक, रूपकुंड, उत्तराखंड। भारत के हिस्से में आने वाले हिमालय शहर के बर्फीली चोटियों के बीच स्थित है रूपकुंड झील, जिसमें एक अरसे से ज़्यादा इंसानी हड्डियां बिखरी हुई हैं। रूपकुंड झील धरती से 16,500 फीट ऊंचाई पर स्थित है। रूपकुंड झील को कंकालों की झील भी कहा जाता है। यहाँ इंसानों की हड्डियाँ इतनी ज़्यादा मात्रा में हैं कि हम आपको बयां भी नहीं कर सकते। 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने इस जगह की खोज की थी एंड तकरीबन आधी सदी से ज़्यादा इस जगह का अध्ययन किया जा रहा है।
या हज़ारों की गिनती में टूरिस्ट आते हैं और हर कोई इस जगह के रहस्य को जानना चाहता है। हमारी आज की वीडियो बेहद सस्पेंस से भरी हुई थी एंड आई होप आप लोग। हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक्नोलॉजी हब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की टॉप 5 क्लीनेस्ट सिटीज़ के बारे में। ये सिटीज़ मोतियों की तरह चमकती हैं। यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ही केयरफुल तरीके से करा जाता है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग दिस देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को पता है कि इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। सो गाइस, नंबर 5 पर आता है मैसूर, कर्नाटका। ये इंडिया की क्लीनेस्ट सिटीज़ में से 5th नंबर पर आता है। कर्नाटका का ये जो शहर है ये समुद्र से 763 मीटर्स की हाइट पर बसा हुआ है। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 13 लाख है। पहले ये शहर इंडिया का टॉप क्लीनेस्ट शहर था, बट स्वच्छ भारत अभियान के शुरू होने के बाद भारत के कई शहरों में जागरूकता फैली और कई सारे शहर इसके ऊपर आ गए लिस्ट में। नंबर 4 पर आता है सूरत, गुजरात। सूरत इंडिया के बेस्ट डेवलप्ड सिटीज़ में से एक है और तेज़ी से डेवलप्ड होता हुआ ये शहर इंडिया के कुछ खूबसूरत और प्लान सिटीज़ में शामिल है। इस शहर की पॉपुलेशन है लगभग 77 लाख एंड फैक्ट्री से निकलने वाले पॉल्यूशन की वजह से ये शहर पॉल्यूटेड हो गया था, लेकिन ये अपनी क्लीनिनेस के लिए इंडिया में अब 4th नंबर पर आता है। सो गाइस, नंबर 3 पर आता है विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का ये शहर समुद्र किनारे बसा हुआ है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो है 44 लाख एंड ये शहर बहुत ही सुंदर है। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है इस शहर में। इस सिटी की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है एंड यहाँ पर जो मौसम है वो बहुत ही औसम रहता है, बहुत सुहाना रहता है बिकॉज समुद्र किनारे स्थित है। यहाँ का टेम्परेचर भी हमेशा नॉर्मल रहता है। फटाफट से गाइस आंध्र प्रदेश के 2 शहरों का नाम और कमेंट कर दीजिए, हमें आपकी जीके चेक करनी है। नंबर 2 पर आता है भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये बेसिकली मध्य प्रदेश का कैपिटल है एंड समुद्र तल से जो शहर है ये 547 मीटर्स की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ पर भी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 20 लाख है, लेकिन सफाई के मामले में यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जागरूक है एंड ये सिटी बहुत ज़्यादा क्लीन रहती है, बहुत ज़्यादा नीट रहती है एंड बहुत ही सुंदर दिखती है। नंबर 1 पर आता है 6 साल से क्लीनेस्ट सिटी का खिताब जीतता हुआ इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा किए गए एक सर्वे से पता चला है कि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है इंडिया का। इस शहर की पॉपुलेशन है लगभग 20 लाख एंड ये जो शहर है ये समुद्र तल से 550 मीटर्स की ऊंचाई पर बसा हुआ है। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है, पर इंदौर को मध्य प्रदेश का आर्थिक राजधानी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक्नोलॉजी हब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की टॉप 5 मोस्ट डेवलप्ड सिटीज़ के बारे में। इन सिटीज़ को हम जज करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आज की वीडियो देखने में तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 5 पर आता है हैदराबाद। अगर हैदराबाद की बात की जाए तो ये सिटी जो है साउथ में है इंडिया के एंड इट्स द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। इस सिटी में बहुत तेज़ी से ट्रांसफॉर्मेशन हुई है एंड बहुत ही स्पीड से आ गई है ये टॉप 5 की लिस्ट में इन स्मार्ट सिटीज़। हैदराबाद की सिटी बहुत ज़्यादा एडवांस बन गई है एंड दे हैव अडेप्टेड डिजिटल इकोनॉमी। आज से 10 साल पहले जब इंडिया के IT हब की बात करी जाती थी तो सब बेंगलोर कहा करते थे, बट अब हैदराबाद और पुणे भी पूरी कॉम्पिटिशन में उतर चुके हैं। हैदराबाद की जो पुलिस है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो चुकी है एंड हैदराबाद में एक से बढ़कर एक IT कंपनीज आ चुकी है बिकॉज बेंगलोर में ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा रहती थी, इसलिए अब जो कंपनीज हैं दे आर चूजिंग हैदराबाद एंड पुणे ओवर बेंगलोर। नंबर 4 पर आती है कोयम्बतौर। ये भारत के साउथ में स्थित है इन तमिलनाडु। जैसे कि चेन्नई फेमस है अपने ऑटोमोबाइल के लिए, इंडिया के टेक्सटाइल के कारखानों में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगती है उनकी जो मशीनरी होती है 80% वो यही डेवलप होती है। इसको एशिया की पंप सिटी भी बोला जाता है। 25 ईयर्स से पंप प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पर फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होती है क्योंकि यहाँ पर ग्रीनरी मेंटेन करने के साथ साथ IT डिपार्टमेंट पे भी बहुत तगड़ा वर्क किया जा रहा है। ऑल्सो यहाँ का जो AQI है यानी कि एयर क्वालिटी लेवल है वो बहुत ही बेहतरीन है
एज कम्पेयर टू ऑल द डेवलपिंग सिटीज़ इन इंडिया। यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम का बहुत ही अच्छी तरीके से उपयोग किया जाता है और इंडिया की 12th मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी है। नंबर 3 पर आता है राजकोट। राजकोट गुजरात का 4th मोस्ट बिगेस्ट स्टेट है। राजकोट का जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है वो इंडिया का 35th लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया है। इसकी जो पॉपुलेशन है दैट इज़ नियरली लाइक 2 lakhs एंड ये इंडिया का 2nd क्लीनेस्ट स्टेट है। राजकोट बेसिकली फेमस है लाइक फॉर इट्स सिल्क वर्क एंड ज्वेलरी वर्क एंड ये वर्ल्ड का 7th फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी बन चुका है। सिक्योरिटी के लिए डाटा सेंटर भी बनाया जा रहा है यहाँ पर एंड यहाँ पर बहुत सारी एप्स भी डेवलप करी जा रही है फॉर द सेम कॉज। नंबर 2 पर आता है अमृतसर। अमृतसर बेसिकली इंडिया के नॉर्थ साइड में पड़ता है एंड ये पंजाब का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट है और यहाँ पर दुनिया की सबसे मशहूर चीज़ है दैट इज़ गोल्डन टेम्पल। अमृतसर को इंटरनेशनल लेवल पर ग्रीन सिटी डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ये सिटी बहुत ज़्यादा रिच है इन टर्म्स ऑफ द कल्चर एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। सो बेसिकली अमृतसर जो है इट इज़ अ हब फॉर टूरिज़्म। यहाँ पर रोज़ इतनी ज़्यादा संख्या में टूरिस्ट आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं लाइक इन लाखों। अमृतसर में एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी रन हो रहा है जिसमें इंक्लूडेड है स्मार्ट पार्किंग, सीसीटीवी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सोलर एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट। नंबर 1 पर आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात की एक सिटी है एंड ये बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर लाखों टूरिस्ट रोज़ आते हैं और जाते हैं। बेसिकली अहमदाबाद फेमस है फॉर इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इट्स डायमंड इंडस्ट्री। पिछले 20 साल से अहमदाबाद में बेहद उम्दा तरीके से रैपिड डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा तगड़ा है। अगर बात की जाए कनेक्टिविटी की तो अहमदाबाद इज़ वेल कनेक्टेड विद रेस्ट ऑफ द सिटीज़ ऑफ इंडिया एंड इट हैज़ अ रियली गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हॉरर मूवीज़ अक्सर रियल लाइफ में इवेंट से इंस्पायर्ड होती हैं, पर जो एक्चुअल हॉरर प्लेसेस होती हैं उनका क्या कहा जाए। एक्चुअली इन हॉरर प्लेसेस में से कुछ वर्क प्लेसेस हैं, कुछ वर्शिप प्लेसेस हैं और कुछ तो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ लोग सनसेट के बाद जाने से डरते हैं। सो इन केस यू आर समवन हु लाइक्स टू विजिट स्पूकी प्लेसेस एंड वांट टू लर्न मोर अबाउट द हिस्ट्री एंड स्टोरीज देन आपको इन प्लेसेस पर ज़रूर विजिट करना चाहिए। सो नंबर 1 पर आता है भानगढ़ फोर्ट। ये 16th सेंचुरी में बिल्ट हुआ था एंड ये सरिस्का सेंचुरी से लगभग 50 किलोमीटर दूर है एंड अरावलीज में सिचुएटेड है। मुगल सेनापति मान सिंह के छोटे भाई मदो सिंह ने इस फोर्ट को बनवाया था। ये प्लेस आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स और स्टनिंग हवेलीज का तो जैसे घर है। कहा जाता है कि इसका इतिहास भयंकर और डरावना है। भानगढ़ टाउन में लगभग 9000 घर थे लेकिन 1720 में यहाँ की पॉपुलेशन कम होने लगी। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि इसे गुरु बालनाथ ने श्राप दिया था। कहा जाता है कि इसके पीछे की बैक स्टोरी ये है कि एक काला जादू करने वाले तांत्रिक को भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था। उन्होंने काले जादू का इस्तेमाल करके एक योजना बनाई कि वो राजकुमारी को अपने प्यार में गिरा देंगे, लेकिन राजकुमारी को इस योजना के बारे में पता चल गया एंड उन्होंने तांत्रिक को एक चट्टान पर फेंक दिया जिससे अंत में तांत्रिक की कुचलकर मौत हो गई। मरने से पहले उन्होंने गाँव को बर्बाद करने का श्राप दे दिया। आज भी सूरज ढलने के बाद इस फोर्ट के आसपास कोई नहीं दिखाई देता। सो गाइस 2nd नंबर पर आता है कुलधारा विलेज राजस्थान। ये गांव राजस्थान में सिचुएटेड है एंड ये इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक जगह है। इसे घोस्ट विलेज के नाम से भी जाना जाता है एंड ये जैसलमेर के पास लोकेटेड है। कहा जाता है इस गांव को एक ही रात में सारे के सारे गांव वालों ने खाली कर दिया था। ये स्टोरी लगभग 200 साल पहले की है। इस सब के पीछे एक स्टोरी कही जाती है कि कुलधारा गाँव के जो लोग हैं वो केवल एक इंसान से डरते थे जो कि थे जैसलमेर के दीवान। वहाँ के लोग उसको बहुत बड़ा राक्षस मानते थे क्योंकि उन लोगों पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाते थे। एक दिन जब दीवान टैक्सेस लेने आया तो उनकी नज़र गांव की मुखिया की खूबसूरत बेटी पर पड़ी। उसी वक्त मंत्री ने अनाउंस कर दिया कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा और उसको यहाँ से लेकर जाऊंगा। अगर कोई मुझे रोक सकता है तो मैं पूरे गाँव पर टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दूंगा। सो उसने बोला कि वो उसको लेने कल आएगा। इतने में ही गाँव वालों ने डरते हुए, खासकर मुखिया और उनकी बेटी काफ़ी चिंतित हो गए थे क्योंकि वो किसी राक्षस से शादी नहीं करना चाहते थे। तो मुखिया ने फैसला किया कि कुलधारा और आसपास के 84 गांव से पूरे कम्युनिटी भाग जाएगी। रातों रात पूरे गांव खाली हो गए
और उस दीवान को कोसते हुए सब लोगों ने अपनी भूमि को छोड़ दिया। अगले दिन जब दीवान लड़की को लेने आया तो पूरा गांव खाली था। एक रात में कितने लोग गायब हो गए, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। आज भी उस जगह पर काफी डरावनी आवाजें आती हैं, हिलती जुलती शैडोज दिखती हैं और कार पर बच्चों के हाथों के निशान मिलते हैं। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप उस जगह पर जा पाए? अगर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेगा। सो गाइस, नंबर 3 पर आती है डूमस बीच, जो कि सूरत गुजरात में है। इस जगह पर हिंदू अंतिम संस्कार करने भी आते हैं। कहा जाता है कि यह आत्माओं का वास है। इस डर से लोग यहाँ शाम होने के बाद नहीं आते हैं। बीच हमेशा वीरान पड़ा रहता है। लोकल्स तो अकेले इस बीच पर दोपहर में जाने से भी डरते हैं। जो भी रात में गया वो वापस नहीं लौटता, ऐसा बोला जाता है। शाम को अंधेरा होने के बाद इस बीच पर चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि इसका सॉइल का जो कलर है वो ब्लैक है। इस बीच की हिस्ट्री किसी को नहीं पता, लेकिन लोगों का कहना ये है कि पहले यहाँ पर आत्माओं ने अपना बसेरा कर लिया था और इसी चलते यहाँ की सॉइल ब्लैक हो गई है। इस बीच के पास बॉडी को जलाया जाता है। लोगों का मानना ये है कि जिन लोगों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता या जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, उनकी आत्मा इस बीच पर आकर बस जाती है। हालांकि कुछ लोग इस बात को साफ सीधे नकार देते हैं और कहते हैं कि जो आवाज़ सुनाई देती हैं ये डॉग्स की आवाज़ें होती हैं। सो गाइज, नंबर 4 पर आता है शनिवार वाड़ा, जो कि पुणे में है। पुणे का शनिवार वाड़ा महल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ के लोगों को बहुत ही अजीब सी चीज़ें महसूस होती हैं यहाँ पर। इसका जो महल है उसको 18वीं सेंचुरी में बिल्ड किया गया था। 1881 में मराठा साम्राज्य के उदय के बाद महल भारत राजनीति का केंद्र बन गया था। तो आइए जानते हैं इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में। पेशवा बाजीराव ने 10 जनवरी 1730 को किले की नींव रखी थी, जिसे शनिवार वाड़ा का नाम दिया गया था। 1758 तक किले में हजारों की पॉपुलेशन में लोग रहते थे। माधवराव, विश्वासराव, नारायण राव, पेशवा बाजीराव के बेटे पेशवा नाना साहिब के 3 बेटे थे। पेशवा नाना साहिब ने पानीपत के 3rd बैटल के दौरान अपनी जान गंवा दी और उनके पहले बच्चे माधवराव उनके उत्तराधिकारी बन गए। पानीपत की 3rd बैटल ने भी विश्वासराव की जान ले ली थी। कुछ दिनों बाद माधवराव अपने भाई की डेथ के कारण शौक में मर गए। ऐसे में राजकुमार नारायण राव राजा बनने वाले थे एंड वो उस टाइम सिर्फ 16 साल के थे। कम उम्र के कारण रघुनाथ राव ने साम्राज्य की जिम्मेदारी ली और इससे उनका राज शुरू हो गया। 1828 में जो शनिवार वाड़ा है उसके अंदर आग लग गई थी एंड इसकी वजह से शनिवार वाड़ा खंडर है। कहा जाता है कि रघुनाथ राव राजकुमार को पसंद नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने किसी की मदद से राजकुमार को मार डाला और उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर नदी में फेंक दिए। आज भी लोगों का कहना यही है कि कभी कभार राजकुमार की चीख काका माला वाचवा यानी कि काका मुझे बचाओ सुनाई देती है। ब्लॉकबस्टर फिल्म बाजीराव मस्तानी इसी पर स्थित है एंड उसकी शूटिंग भी शनिवार वाड़ा में हुई थी। नंबर 5 पर आती है भूली भटियारी, जो कि दिल्ली में है। इसका पूरा नाम है भूली भटियारी का महल एंड इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसे लगभग 14वीं सेंचुरी में बनाया गया था। ये महल दिल्ली के सेंट्रल रिच फॉरेस्ट में सिचुएटेड है। कहा जाता है कि जो तुगलक रूलर्स थे वो इसे लॉज के रूप में रखते थे और इस जगह को यूटिलाइज करते थे एनिमल्स को मारकर रखने के लिए। लेकिन तुगलक रूलर्स के बाद ये महल खंडर के रूप में हो गया था और लोगों के लिए बहुत ही स्केरी सी प्लेस बन गई थी। आज भी इस महल से जानवर की अजीब गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये जगह दिन में भी डरावनी लगती है तो लोग इस जगह से दूर ही रहते हैं। बट इसका नाम भूली भटियारी कैसे पड़ा, आपको पता है? कहा जाता है कि राजस्थान की एक भूरी नामक भटियारी जनजाति की महिला रास्ता भटक गई थी और वह इस महल में आकर रहने लगी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद वह महिला ने इसी महल में दम तोड़ दिया। सो इसकी आत्मा इसी महल में भटकती रहती है। शायद इसीलिए इसको भूली भटियारी का महल कहा जाने लगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक्नोलॉजी हब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड की। एंड यू ऑल नो कि मनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू लर्न मोर अबाउट दिस कंसेप्ट एंड टू नो अबाउट the top 5 richest person in the world. So if you are interested in watching this video, then let's get started. So guys, we will be moving forward in descending order. So on number 5 we have Warren Buffett. He is a very big business tycoon as well as a big investor. He is a very successful person and he is the owner of big companies like Coca-Cola, Apple, American Express, Bank of America, Wells Fargo and of course Berkshire Hathaway.
सो गाइस, अगर हम बात करें बशायर हाथवे कंपनी के बारे में, तो बशायर हाथवे कंपनी का स्टॉक सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक है ऑफ द वर्ल्ड एंड एक स्टॉक का प्राइस है ₹3 करोड़ इन इंडियन प्राइस। वॉरेन बफे 1970 से इस कंपनी के लार्जेस्ट शेयर होल्डर है एंड दैट्स द मेन रीजन वाई ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ही इज़ एक्चुअली फ्रीकिंग 91 ईयर ओल्ड एंड ही इज़ द एल्डेस्ट पर्सन इन द लिस्ट ऑफ रिचेस्ट पर्सन ऑफ कोर्स एंड उन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया है। अगर हम बात करें उनकी टोटल नेटवर्थ की, सो इट्स अराउंड $125 billion विच इन रुपीज़ इज इक्वल्स टू 9,38,000 crores। सो गाइज, ऑन नंबर 4 वी हैव बिल गेट्स। आप लोगों ने बहुत कॉमनली ये नाम सुना होगा। ही इज़ एक्चुअली अ बिजनेस मैग्नेट एंड अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर है, अलॉन्ग विद दैट वो प्रेसिडेंट भी हैं, सीईओ भी हैं एंड चीफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट भी हैं। May 2014 तक बिल गेट्स was the largest individual shareholder of Microsoft company. However, in March 2020, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट और बशायर हाथवे दोनों ही कंपनीज छोड़ दी एंड नाउ ही इज़ ओनली वर्किंग एज अ philanthropist in the fields of education, health developing and climate changes. अगर बात करें बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में ओनरशिप की, तो नाउ ही हैज़ 1.6% ऑफ द ओनरशिप ऑफ द कंपनी एंड अगर हम फाइनलाइज कर रहे हैं अबाउट इज टोटल नेटवर्थ, तो इज अराउंड $135.6 billion विच इज इक्वल्स टू 10,17,000 crores. So guys, on number 3 we have Bernard Arnault. He is actually a businessman and a very great art collector. He is actually a French businessman and chief executive and also chairman of LVMH, commonly known as Louis Vuitton. April 2018 में he was the richest person of fashion sector and apart from that 2019 में he was the richest person of the world and talking about 2020 he was in third position. Guys, obviously आप लोगों ने डियोर कंपनी का नाम तो सुना ही होगा. In Christian Dior company he has 96% shares and which is actually equal to the value $126 billion. Also guys, coming to the second company, Mollison company, he has a ownership worth $24.5 billion. Talking about his total net worth, it is around $177.3 billion, which actually is equals to 13,30,000 crores. सो गाइज, ऑन नंबर 2 वी हैव जेफ बेजोस एंड आपने इनके बारे में काफ़ी सुना होगा. ही इज़ एन इंटरनेट एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियलिस्ट, मीडिया प्रोप्राइटर एंड इन्वेंटर. ऑल्सो ही इज़ द फाउंडर ऑफ द मोस्ट फेमस कंपनी Amazon एंड ही इज़ ऑल्सो द प्रेजिडेंट एंड CEO ऑफ Amazon. बट गाइज 5 जुलाई 2021 को ही रिज़ाइन फ्रॉम Amazon. गाइज, आप लोगों के साथ हम एक शॉकिंग फैक्ट शेयर करना चाहते हैं. जेफ बेजोस ने इस कंपनी को 1994 में स्टार्ट करा था एज अ बुक स्टोर टू सेल बुक्स ऑनलाइन. हाउएवर लेटर दिस कंपनी emerged as a biggest platform and it like includes wide range of e-commerce products and services. अब बात करी जाए इस कंपनी की, तो दिस कंपनी वर्क्स ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Amazon is the world's largest online sale company and also largest internet company by earnings. Guys, Amazon is now $1.58 trillion company and in this Jeff has 10% assets whose value is actually equals to $153 billion. Now coming to his total net worth, it is around $194.1 billion in Indian rupees, which is equal to 14,56,000 crores. So guys, now we'll be talking about number 1 richest person in this world currently and he is none other than Elon Musk. He is actually a business magnate, industrial designer and also he is an engineer. Along with that वो CEO भी हैं, CTO भी हैं, founder भी हैं, chief designer भी हैं SpaceX के and along with that also he is CEO and product architect of Tesla. Not only this guys, he is the founder of the Boring company and he is also the co-founder and initial co-chairman of OpenAI. 2019 में उन्होंने द मोस्ट इनोवेटिव लीडर्स का खिताब जीता था फ्रॉम फोर्ब्स मैगजीन. उनका ये कहना है कि ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ सोसाइटी ऑन मार्स एंड जैसा कि हम सब जानते हैं कि फ्यूल इज डिक्रीजिंग डे बाय डे, सो एलॉन मस्क डिसाइडेड टू ब्रिंग अ हाई इलेक्ट्रिक कार विच इज नेम्ड टेस्ला.
Talking about his second company Neuralink, it is mainly for physically and mentally handicapped persons. And अगर बात करें OpenAI कंपनी की तो that basically works on artificial intelligence. गाइज लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर हम बात करें द बोरिंग कंपनी की तो ये कंपनी वर्क करती है ऑन क्रिएटिंग वर्ल्ड क्लास चैनल्स बिकॉज इलॉन मस्क वांट्स टू रिड्यूस ट्रैफिक. So guys, talking about its total net worth, it is around 302 billion US dollars in Indian rupees, which is equals to 22,65,000 crore rupees. Also guys, हम आपको बहुत ही क्लियरली बता देना चाहते हैं कि दिस लिस्ट कीप्स ऑन गेटिंग चेंजिंग बिकॉज जो शेयर के प्राइजेस है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होते हैं एंड जैसे जैसे शेयर के प्राइजेस चेंज होते हैं ये रैंक्स भी उसी के साथ चेंज होती रहती हैं. सो गाइज अगर आप
हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक्नोलॉजी हब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुबई की ऐसी 5 खास जगहों की जिनको आपको विजिट करना ही चाहिए। अगर आप उन्हें विजिट नहीं करते तो आपका दुबई का ट्रिप कम्प्लीटली इनकम्प्लीट है। सो बेसिकली दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू ऑल दोज इंडियन टूरिस्ट जिनके पास घूमने के लिए टाइम कम है पर उन्हें दुबई की सारी टॉप प्लेसेस को कवर करना है। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, नंबर फर्स्ट पर आता है बुर्ज खलीफा। आपने बहुत कॉमनली सुना होगा इस जगह का नाम, मैंने इस पर एक गाना भी बना हुआ है। सो बेसिकली बुर्ज खलीफा, जिसको दुनिया का सबसे लंबा यानी कि टॉलेस्ट बिल्डिंग का खिताब दिया जाता है, 2010 में अपने इनॉग्रेशन से पहले इसका नाम बुर्ज खलीफा नहीं था, इसका नाम था बुर्ज दुबई। ये दुबई यूएई में लोकेटेड है और एक बहुत बड़ा स्काई स्क्रैपर है। इसकी टोटल हाइट लगभग 229 मीटर है एंड बुर्ज खलीफा 2010 से ही दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग है, दुनिया का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है जहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादातर आना पसंद करते हैं। बुर्ज खलीफा 2000 में बननी स्टार्ट हुई थी एंड लगभग 5 साल बाद यानी लगभग 2009 में ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई थी। ये बिल्डिंग इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है एंड इसमें टोटल 160 फ्लोर्स हैं। जी हाँ, 160 फ्लोर्स हैं। बुर्ज खलीफा से जुड़े 2 शॉकिंग फैक्ट्स ये हैं। पहला शॉकिंग फैक्ट तो ये है कि बुर्ज खलीफा का नाम पड़ा यूएई के प्रेसिडेंट के नाम पर, और दूसरा शॉकिंग फैक्ट ये है कि बुर्ज खलीफा के जो टॉप फ्लोर का टेम्परेचर है वो ग्राउंड फ्लोर से 15 डिग्री कम है। येस, दिस इज़ सो शॉकिंग। एक ही जगह का 2 अलग अलग टेम्परेचर है। ऊपर से नीचे देखने पर आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। थोड़ा डर भी लग सकता है आप लोगों को ज़रूर, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर खड़े होंगे, पर ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। नंबर 2 पर आता है पाम जुमेरा। पाम जुमेरा बेसिकली दुबई का एक बहुत ही पॉश एरिया है। ये एक ट्री शेप्ड आइलैंड है जिसमें बहुत सारे ग्लिट्जी होटल्स, पॉश अपार्टमेंटार्स और अप मार्केट ग्लोबल रेस्टोरेंट्स हैं एंड ये इसी की वजह से फेमस है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है यानी कि डिस्टेंस जो कवर हुआ है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर्स। ये 2001 में फॉर्म होना शुरू हुआ था और डेवलपर्स ने 2006 तक इसमें इसकी फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिट को अनाउंस कर दिया था। यहाँ का टेम्परेचर रहता है लगभग 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो अगर आप दुबई के पॉश लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बनना चाहते हैं देन यू मस्ट विजिट पाम जुमेरा टू एक्सपीरियंस दैट। नंबर 3 इज़ दुबई फाउंटेन। वैसे तो आप लोगों ने बहुत ही अलग अलग तरह के फाउंटेन्स देखे हुए होंगे, हाउएवर ये वाला जो फाउंटेन है ये बहुत ज़्यादा फेमस है एंड ये बहुत ही अलग है हटके, बिकॉज ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़िकल फाउंटेन है। ये बेसिकली एक म्यूज़िकल फाउंटेन है एंड म्यूज़िक के अलग अलग बीट्स पर जो वाटर के शार्स हैं वो डांस करते हैं। सो इसी के साथ हम आपको ये बता दें कि ये जो डांसिंग फाउंटेन है ये पूरी रात चलता है एंड ये कम्प्लीटली फ्री है, तो आप निश्चित होकर जाइए। ये जो फाउंटेन है ये बुर्ज खलीफा के पास स्थित एक झील में ही है एंड लास वेगस के फाउंटेन डिज़ाइनर्स ने ही इस फाउंटेन को भी डिज़ाइन करा है। चौथे नंबर पर आता है एक ऐसा गार्डन जिसमें चमत्कार ही चमत्कार है। सो दिस इज़ बेसिकली दुबई का मिरेकल गार्डन एंड ये एक सुंदर और बड़ा फूलों से भरा हुआ बगीचा है जिस दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन के रूप में भी जाना जाता है। इसके चारों ओर अलग अलग तरह के फ्लावर्स लगे हुए हैं एंड ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं एंड गार्डन का उद्घाटन जो है वो 2013 में वैलेंटाइन डे वाले दिन किया गया था। ये जो नेचुरल फ्लावर्स का गार्डन है ये लगभग 72,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। इसमें दुनिया के 1000 से भी ज़्यादा फ्लावर के टाइप्स को देखा गया है एंड ऑफ कोर्स इसी वजह से हर कोई टूरिस्ट यहाँ पर आना चाहता है, पर यहाँ पर आना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि ये जो गार्डन है ये दुबई के रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है एंड इस गार्डन में लगभग 4 करोड़ 50 लाख फ्लावर्स हैं। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि इस गार्डन में आने के बाद आप एक अलग ही फूलों की दुनिया में आ गए हो और जैसे फूलों की नदियाँ बह रही हों। सो गाइज, अब हम बात करने वाले हैं अपनी 5वीं और आखिरी जगह के बारे में जो कि आप अगर दुबई गए हों तो विज़िट करनी ही चाहिए। सो बेसिकली इस जगह का नाम है ग्लोबल विलेज एंड ये ग्लोबल विलेज दुबई की शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर लोकेटेड है। ये एक ही जगह पर 90 कंट्री से ज़्यादा के कल्चर जुड़े हुए हैं एंड ये प्लेस दुनिया की सबसे बड़ी टूरिज़्म, लीजर, शॉपिंग और एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट होने का दावा करती है। ये एक बहुत ही अच्छा कल्चरल डेस्टिनेशन है एंड यहाँ पर हर साल आप मान सकते हैं हर साल 5 मिलियन से ज़्यादा विजिटर्स आते हैं
फ़िलहाल इसकी जो करंट एडमिशन फ़ीस है वो है कुछ 20 दिरहम यानी कि AED 20। एंड इसी के साथ ग्लोबल विलेज ने 25 से ज़्यादा गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं। येस, 25 से ज़्यादा। एंड ये ग्लोबल विलेज अपनी 25th एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट कर चुका है। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप यहाँ पर ज़रूर जाइए और 90 से ज़्यादा कंट्री का कल्चर एक ही जगह पर एक्सपीरियंस कीजिए। आपको बहुत ही मज़ा आएगा यहाँ पर जाकर। सो गाइज़, ये थी दुबई की ऐसी 5 जगहें जिन्हें देखे बिना आपको दुबई से वापस नहीं आना चाहिए। एंड इन्हें देखने के बाद आपको दुबई का ट्रिप पूरी तरह कंप्लीट है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं एक दुबई का ट्रिप तो मेक श्योर टू इंक्लूड देम इन योर लिस्ट। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक्नोलॉजी हब। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉप 4 ब्रांड्स फॉर मोबाइल फ़ोन्स। एंड चारों के चारों ब्रांड्स के नाम आप लोगों ने सुने ही होंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड है इस टॉपिक के बारे में जानने में, या फिर अगर आप लोग नया फ़ोन लेने वाले हैं एंड आप जानना चाहते हैं कि हमारी कंट्री में कौन से 4 बेस्ट सेलिंग ब्रांड्स हैं, देन लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। So first let's talk about Samsung. Samsung is one of the best brands of mobile phones in India. एंड ये इतना ज़्यादा ब्रांड पॉपुलर इंडिया में इसीलिए है बिकॉज ऑफ द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। इनके प्रोडक्ट्स की ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है। सैमसंग सोसाइटी के हर सेक्शन के लिए मोबाइल फ़ोन्स को मैन्युफैक्चर करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बजट फ़ोन्स लाइक 5,000 to 10,000 एंड टू द हाई कैटेगरी फ़ोन्स लाइक फॉर 1 lakh एंड अबव। सैमसंग के फ़ोन्स की प्राइस रेंज स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम ₹1,100 and it goes to 1,17,990 rupees. Apart from that, Samsung मैन्युफैक्चर करता है अलग अलग प्रोडक्ट्स विद एक्सक्लूसिव फीचर्स सच एज लैपटॉप्स, कैमरास, टीवीज एंड स्मार्ट वॉचेस। Our second brand for today is OnePlus. OnePlus एक्चुअली एक चाइनीज़ मोबाइल ब्रांड है एंड इट वॉज फाउंडेड इन 2013। ये ब्रांड इसलिए इतना पॉपुलर हुआ बिकॉज ये प्रोवाइड करते हैं अपने फ़ोन्स के अंदर एक बेटर परफॉर्मेंस और क्वालिटी। इनके फ़ोन्स के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इनबिल्ट होती है एंड इनके मोबाइल फ़ोन्स में काफ़ी अच्छे और यूनिक फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस दिए होते हैं विच मेक्स दिस ब्रांड क्वाइट पॉपुलर अमंग्स पीपल। नाउ गाइज, लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ OnePlus फ़ोन्स। तो बेसिकली जितने भी OnePlus के फ़ोन्स हैं दैट जनरली फॉल इन एक्सपेंसिव कैटेगरी। हाउएवर ये थोड़े मिड रेंज फ़ोन्स भी ऑफर करते हैं दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ₹35,845 एंड इनके फ़ोन्स की जो रेंज है दैट गोज़ अबव ₹80,000। So guys, now comes the brand Xiaomi, popularly known as Redmi in India. ये जो brand है, this has reached the height of success. Yes, this is the #1 mobile selling brand in India. And ये बहुत ज़्यादा variety offer करते हैं for smartphones with extraordinary features. Xiaomi is basically a Chinese brand and ये सेल करती हैं one of the most affordable smartphones in India. इसके जो फीचर्स होते हैं वो काफ़ी एक्सक्लूसिव होते हैं एज़ पर द प्राइस रेंज, यानी कि काफ़ी बजट फ़ोन्स के अंदर आपको काफ़ी एक्सक्लूसिव फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ऑल्सो इट हैज़ अ प्रॉमिसिंग कैमरा क्वालिटी एंड जो स्टोरेज दी गई है वो भी काफ़ी एक्सटेंसिव है अकॉर्डिंग टू द प्राइस रेंज। Now talking about the reason that why Xiaomi is the massive selling brand of mobile phones in India, it's because of the quality and specifications they provide. इतने कम बजट फ़ोन्स में भी वो इतनी ज़्यादा वाइड वैरायटी के आपको फीचर्स ऑफर करते हैं सच एज ग्रेट कैमरा, प्रोसेसर, वास्ट मेमोरी, डिस्प्ले एंड लॉट मोर, मेकिंग इट द इंडियाज़ #1 ब्रांड। Xiaomi के जो मोबाइल फ़ोन्स की रेंज है दैट स्टार्ट फ्रॉम ₹5,000 एंड इट गोज़ अप टू ₹58,000। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस Xiaomi और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स ऑफर करता है लाइक टीवी, एयरबड्स, हेडफोन्स एक्सेट्रा। नाउ गाइज कम्स द ब्रांड जिसकी अपनी एक अलग ही दुनिया है एंड एप्पल इज़ बेसिकली वन ऑफ द जाइंट सेलिंग फ़ोन्स ब्रांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ना खाली इंडिया बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनके फ़ोन्स में एक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी होती है एंड कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव फीचर्स होते हैं जो आपको एंड्रॉयड में देखने को नहीं मिलते हैं। एप्पल के फ़ोन हर साल लॉन्च होते हैं बट ऑल ऑफ देम आर जनरली अंडर एक्सपेंसिव कैटेगरी। इट इज़ ऑल द स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर विच मेक्स दिस ब्रांड मोर सक्सेसफुल। इनके फ़ोन के डिज़ाइंस भी काफ़ी यूनिक होते हैं। दे हैव अ मार्वलस बॉडी विच मेक्स देम लुक मैग्निफिकेंट एंड स्टाइलिश
Apple के phones has some of the best feature, like the camera quality is super impressive, the processor is excellent and the highest capacity of memory, and also all the phones are very durable. अगर आप खरीदते हैं Apple का फ़ोन तो generally it lasts for like 5 to 6 years. इनकी जो लोअर मॉडल की प्राइस रेंज है वो शुरू हो जाती है फ्रॉम ₹20,000 एंड इट गोज़ अप टू ₹1,50,000 फॉर मोबाइल फ़ोन्स। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक्नोलॉजी हब। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है एंड बहुत ज़्यादा वाली इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बिकॉज हम आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं टॉप 5 टॉलेस्ट स्टैचूज़ इन द वर्ल्ड। एंड ये वीडियो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है एंड आपको काफ़ी नई चीज़ों के बारे में पता चलने वाला है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दिस वीडियो देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, नंबर 5 पर आता है वर्ल्ड का 5th टॉलेस्ट स्टैचू एंड दैट इज़ सेंडाई डाइकोन। इसकी जो हाइट है वो है लगभग 100 मीटर एंड ये जो स्टैचू है ये सिचुएटेड है इन द सिटी ऑफ सेंडाई, जो कि है इन द मियागी प्रीफेक्चर ऑफ जापान। अगर अब बात करी जाए कि ये स्टैचू क्या डिपिक्ट करता है, तो ये स्टैचू डिपिक्ट करता है बोधिसत्व कैनन एंड इसके हाथ में एक चिंतामणि जेम है जो एक अमूल्य रत्न है। इस स्टैचू की कंस्ट्रक्शन 1991 में कंप्लीट हो गई थी और ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गया था। चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड के 4th टॉलेस्ट स्टैचू के बारे में, जिसका नाम है उशिकू डाइबुत्सु। इसकी जो हाइट है वो है लगभग 100 मीटर। ये बेसिकली एक ब्रोंज से बना हुआ स्टैचू है, यानी कि पीतल से बना हुआ स्टैचू है एंड ये सिचुएटेड है इन द सिटी ऑफ उशिकू, जो कि बेसिकली है इन द इब्राकी प्रीफेक्चर ऑफ जापान। ये स्टैचू डिपिक्ट करता है अमिताभ बुद्धा एंड इसको बनाया गया था टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ अ जापानीज बुद्धिस्ट मॉन्क जिनका नाम था शिनरान, जो कि शिन बुद्धिज्म के फाउंडर भी थे। इस स्टैचू का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 1993 में। चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट स्टैचू की, जिसका नाम है लेक्यू सक्या। ये बेसिकली एक बुद्धा जी का स्टैचू है एंड इसकी जो हाइट है वो है लगभग 115.8 मीटर्स। ये स्टैचू लोकेटेड है इन द खटकनटोंग विलेज विच इज़ क्लोज टू द सिटी ऑफ मोनवा इन द रीजन ऑफ म्यांमार। ये स्टैचू बेसिकली एक पेयर स्टैचू है एंड ये डिपिक्ट करता है गौतम बुद्धा जी को बोथ इन अ स्टैंडिंग पोजीशन एंड इन रिक्लाइनिंग पोजीशन। इस स्टैचू का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ ऑन February 21, 2008। चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड के 2nd टॉलेस्ट स्टैचू की, जिसका नाम है स्प्रिंग टेम्पल। इसकी हाइट है लगभग 128 मीटर्स एंड ये सिचुएटेड है इन द फॉर्डोशन सीनिक एरिया इन द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। अगर बात कर ली जाए कि ये स्टैचू क्या डिपिक्ट करता है, तो ये स्टैचू डिपिक्ट करता है वैराकना बुद्धा जी को एंड इसको नेम करा गया है आफ्टर द टियान रुई हॉट स्प्रिंग, जिसका पानी बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर इट्स क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज़। कहा जाता है जो इंसान इस हॉट स्प्रिंग के पानी से नहा लिया उसके सारे जख्म भर जाते हैं एंड वो सारी बीमारियों से मुक्त हो जाता है। गाइस, इस स्टैचू का जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हुआ था ऑन September 1, 2008। नंबर 1 पर आता है इंडिया की आन मनशान स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसकी हाइट है लगभग 182 मीटर्स। ये सिचुएटेड है इन गुजरात, इंडिया। ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है करंटली एंड ये स्टैचू लोकेटेड है ऑन द साधु बेट विच इज़ अ रिवर आइलैंड। स्टैचू डिपिक्ट करता है श्री वल्लभ भाई पटेल जी को, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीडर थे ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ये स्टैचू फाइनली बनकर कंप्लीट हुआ ऑन October 31, 2018 ऑन द 143rd बर्थडे ऑफ सर वल्लभ भाई पटेल जी। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो खत्म होने से पहले आप लोगों के लिए क्विज क्वेश्चन, क्या आप लोग उस मनी का नाम जानते हैं, उस जेम का नाम जानते हैं जो कि सेंडाई डाइकोन के हाथ में है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए।
हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक्नोलॉजी हब। हाल में टेस्ला कंपनी ने अपना खुद का ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च करा जिसका नाम है ऑप्टिमस। अब आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट शेयर करने वाले हैं इस रोबोट के बारे में जो आपने किसी भी यूट्यूब वीडियो पे भी नहीं देखे होंगे। इनफैक्ट ये शॉकिंग फैक्ट गूगल पे भी लिस्टेड नहीं है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। AI इवेंट 2022 में टेस्ला ने अपना फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट उसका प्रोटोटाइप स्टेज पर शो करा। रोबोट स्टेज पर घूमा, वॉक करा, इनफैक्ट रोबोट ने डांस भी किया। सो गाइस, इसी के साथ इस इवेंट में टेस्ला ने अपने नए सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर की भी झलक दिखाई और तो और उन्होंने डोजो हार्डवेयर के बारे में भी बताया जो कि बेसिकली टेस्ला के AI को पावर देने में हेल्प करता है। रोबोट बहुत ही सक्सेसफुली स्टेज पर चला और इसने ऑडियंस को वेव भी किया। सारी ऑडियंस वाज हूटिंग एंड दे वर अटरली शॉक्ड क्योंकि ऐसा रियल लाइफ में अब तक किसी भी कंपनी ने नहीं करा है। कहा जाता है कि ये रोबोट बहुत कुछ कर सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार के सेंसर्स लगे हुए हैं एंड इसमें इतनी अच्छी तरह AI सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल करा गया है जो कि इस रोबोट को बेहद पावरफुल बनाती है। एलॉन मस्क ने कहा था कि ये पहली बार है जब उनका ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस बिना किसी केबल्स के चल रहा है। उन्होंने ये भी दावा करा कि टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट बाकी कंपनी के ह्यूमनॉइड रोबोट से काफ़ी अलग है क्योंकि जो टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट हमारा ऑप्टिमस है वो मास प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा कैपेबल है, जबकि और रोबोट्स अभी फ़िलहाल इस चीज़ के लिए नहीं बने हैं। ऑप्टिमस का खुलासा फाइनली टेस्ला कंपनी ने बहुत सालों बाद करा है। इसका जो वेट है वो है लगभग 73 kgs। अगर बात की जाए इसकी हाइट की तो वो है 5 फीट 8 इंच एंड इसमें 2.3 किलोवाट्स की बैटरी है। एलॉन मस्क ने कहा है कि ऑप्टिमस का सबसे पहला यूज़ कंपनी की छोटी मोटी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए किया जाएगा, जैसे कि किसी भी पार्सल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना एंड ये सब इस AI इवेंट में दिखाया भी गया है। बेसिकली इस टेस्ला के बोट को उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन करा गया है जो कि डेंजरस होते हैं, बोरिंग होते हैं, रेपिटेटिव होते हैं। इतना ही नहीं, टेस्ला के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एफर्ट को शो करने के लिए स्टेज पर एक ह्यूमन का डांस भी कराया गया जिसने रोबोट जैसे कपड़े पहने और एक से बढ़कर एक डांस मूव्स की। टेस्ला के इस ह्यूमनॉइड रोबोट की फ़िलहाल कोई संभावना नहीं है मार्केट में आने की। लगभग 5 साल तो आप मान ही सकते हैं, 5 साल के अंदर अंदर ये रोबोट लॉन्च किया जाएगा। एलॉन मस्क का ये भी कहना है कि ये जो रोबोट है इसकी कॉस्ट रहेगी लेस देन $20,000। गाइस, ये जो ऑप्टिमस रोबोट टेस्ला लेकर आया है ना, ये ह्यूमैनिटी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। अब ये अच्छे में होगा या बुरे में होगा वो तो वक्त बताएगा। पर अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे भी देखना चाहते हैं तो। मिलते हैं बाद में, अभी के लिए बाय बाय।